व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको हर लेटेस्ट लीगल अपडेट्स देते हैं। एक ऐसे ही केस के हमने आपको हर लेटेस्ट लीगल अपडेट्स दी है, जो है वर्क अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ फाइल पिटिशंस इन द सुप्रीम कोर्ट। हमारे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दौरान सीजे संजीव खन्ना ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरिम ऑर्डर पास किया है और उस ऑर्डर की अब ऑर्डर कॉपी हमारे पास आ चुकी है। तो क्या है वो ऑर्डर, वो हम डिटेल में जरूर देखेंगे, पर उस ऑर्डर के बाद लोगों में रिएक्शन क्या देखने को मिला है, क्यों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को गलत कहा है, क्यों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ बोला है, क्यों सुप्रीम कोर्ट को अब टारगेट किया जा रहा है और क्यों सुप्रीम कोर्ट को इतनी बैकलैश मिल रही है, हम एक एक करके सब कुछ देखेंगे। तो पहले आते हैं इस ऑर्डर कॉपी पर। अब इस ऑर्डर कॉपी में आप देख सकते हैं कि कितने सारे इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल हुए हैं, कितने सारे रिट पिटिशंस फाइल हुए हैं और कितने सारे पिटिशनर्स मौजूद हैं, उनकी तरफ से कितने सारे एडवोकेट्स और फिर रिस्पोंडेंट्स कितने सारे मौजूद हैं, वो भी हम सब देख सकते हैं। अब प्रॉपर ऑर्डर पर आए तो इसमें लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग मिस्टर तुषार मेहता द लर्नेड सॉलिसिटर जनरल स्टेटेड दैट द रिस्पोंडेंट्स वुड लाइक टू फाइल अ रिप्लाई रिस्पॉन्स विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम टुडे। यानी कि 17 अप्रैल से लेकर अगले एक हफ्ते तक यूनियन को इस केस में रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम चाहिए था। कोर्ट ऑर्डर में ये भी दिया हुआ है कि एसजे मेहता ने कोर्ट को ये अश्योर किया है दैट टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, जो कि 5 मई की है, नो अपॉइंटमेंट्स वुड बी मेड टू द सेंट्रल वर्क काउंसिल एंड द वर्क बोर्ड्स इन द स्टेट्स एंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अंडर सेक्शंस 9 and 14 respectively of the Principal Act. That is the Unified Work Management, Empowerment, Efficiency and Development Act 1995 as amended by the Work Amendment Act 2025। तो इस सेक्शन 9 और 14 में ये दिया हुआ था कि कैसे इस काउंसिल और बोर्ड में अपॉइंटमेंट 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स के भी होने वाले हैं, जिस पर अभी के लिए स्टे लगा दिया गया है। स्टे इन द प्रैक्टिकल सेंस कि इस कोर्ट की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक इस बोर्ड और काउंसिल में किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट नहीं होगा। आगे एसजी मेहता ने ये अश्योरेंस भी दिया है कि इफ द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली मेक्स एनी सच अपॉइंटमेंट्स द सेम मे बी डिक्लेयर्ड वॉइड। अगर कोई अपॉइंटमेंट होता भी है तो वो वॉइड हो जाएगा। इसके बाद इस ऑर्डर में वर्क बाय यूजर कंसेप्ट को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही गई है, जो है It is also stated that till the next date of hearing, no work, including a work by user, whether declared by way of notification or by way of registration, shall be denotified, nor will their character or status be changed। और जिसके साथ सीजे संजीव खन्ना ने इन स्टेटमेंट्स को ऑन रिकॉर्ड लिया है। अगर वर्क बाय यूजर के कॉन्सेप्ट पर आए तो सिंपल लैंग्वेज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अश्योरेंस पर कि वर्क बाय यूजर प्रॉपर्टी अगर वो ईदर नोटिफाइड और रजिस्टर्ड ये दोनों हुई है तो उसका कोई स्टेटस नहीं चेंज होगा, ना ही उन्हें डीनोटिफाई किया जाएगा। पर लोगों के मन में एक बात उठ गई है कि उन वर्क बाय यूजर प्रॉपर्टी का क्या होगा जो शायद रजिस्टर्ड भी नहीं है, जो नोटिफाइड भी नहीं है। उनके बारे में कुछ स्पेसिफिकली इस ऑर्डर में नहीं कहा गया है। इसके आगे ऑर्डर में कहा गया है कि रिजॉइंडर एफिडेविट टू द रिप्लाई रिस्पॉन्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स मे बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स सर्विस। और हमने आपको पिछली बार बताया भी था कि सीजे संजीव खन्ना ने कहा है कि इस केस में वो 100-120 प्लस पिटिशंस नहीं सुनने वाले हैं, वो सिर्फ टॉप 5 मेन पिटिशन सुनेंगे जो कि डिसाइडेड हो चुका है पिटिशनर्स द्वारा। वो है, पहला है अरशद मदानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा है मोहम्मद जमील मर्चेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तीसरा है मोहम्मद फजल रहीम and another versus Union of India and others, और शेख नूरुल हसन versus the Union of India and others, और लास्ट इंपॉर्टेंट है असउद्दीन ओवैसी versus Union of India। ये टॉप 5 पिटिशंस को सुप्रीम कोर्ट सुनने वाली है ढंग से, और उसके बाद जो अदर रिट पिटिशनर्स मैटर्स है वो इंटरवेंशन की तरह ट्रीट होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक स्पेशल लिबर्टी भी दी है पिटिशनर्स को, और वो ये है, वो है फाइल्ड रिट पिटिशंस चैलेंजिंग द वर्क अमेंडमेंट एक्ट 2025 टू फाइल देयर रिस्पॉन्स टू द सेड रिट पिटिशंस। यूनियन गवर्नमेंट को इस केस में 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है रिप्लाई फाइल करने के लिए, और जिसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि द हियरिंग फिक्स्ड ऑन द नेक्स्ट डेट will be a preliminary hearing and if required interim orders will be passed। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सीजे संजीव खन्ना की बेंच, जिसमें जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन भी है, उन्होंने कहा है कि इस
केस की नेक्स्ट हियरिंग जो कि 5 मई की है, उसमें भी अगर सुप्रीम कोर्ट को सही लगेगा तो वो कुछ इंटरिम ऑर्डर्स पास करेंगे। अब ये तो बात हो गई इंटरिम ऑर्डर्स की, पर लोगों के मन में इस जजमेंट, इस इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ काफ़ी गुस्सा देखने को मिला है, काफ़ी कंट्रोवर्सीज, काफ़ी कमेंट्स, क्रिटिसिज्म्स सुप्रीम कोर्ट को मिला है, जिसमें से पहला उन्हें एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने दिया है। और वो ये है कि जैसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ इतनी पिटिशंस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की है, पर इसके पहले जब इस एक्ट के खिलाफ चैलेंजेस आए थे तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेजा था। इस बारे में एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा है, चलिए सुन लेते हैं। कोर्ट आए थे तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए सीधे। जब वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए। और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है, तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 4 राज्यों के जो एंडोमेंट एक्ट हैं, जिससे हिंदू मंदिर को टेक ओवर किया गया है, उन 4 राज्यों के एंडोमेंट एक्ट की सुनवाई पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं ऑनरेबल जजेस का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मैटर हाई कोर्ट में चले, हम यहां पे इसको क्यों सुने। तो जो ये एक बात है कि हम यहां पे डायरेक्टली इसको क्यों सुने, ये सवाल इस केस में क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो क्या संभावना ये है कि जो रेलेवेंट हाई कोर्ट है उनके पास भेज दिया जाए? मेरा ये प्रपोजिशन है, मेरा ये सजेशन है कि सारे मामले एक हाई कोर्ट में भेज दिए जाएं और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दी जाए और उसकी 6 महीने के अंदर सुनवाई हो जाए। हालांकि इस एक्ट के खिलाफ लोगों में काफी खुशी भी देखने को मिली है, और अगर हम सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की बातों पर एक नजर डालें तो वो शायद दिख सकता है। तो चलिए उसको देखते हैं। Friends, at a political level, you cannot amputate Article 26 and call it administrative efficiency. You cannot call this an amendment act, whereas in fact it is an assault on identity, an assault on autonomy, an assault on constitutional values. A board with a token Muslim representation is another form of appropriation. It's not about minorities called Muslims. It's about a messaging. It's about a message that minority institutions are fair game for state takeover. अब वक्फ बाय यूजर कॉन्सेप्ट को लेकर अभी भी बहुत डाउट्स क्रिएटेड है, और इसके बारे में सीनियर एडवोकेट एमआर शमशाद ने क्या कहा है, जो कि पिटिशनर्स की ओर से इस केस में मौजूद थे। चलिए देखते हैं। Waqf by user is, in my understanding, covered to a great extent, and those waqf by users which are either registered, notified or declared, or even if it is used, they are covered by this order. So I think it will protect us. So how satisfied are you, or you think something is missing? I think something good has happened and something more are needed, which we feel that on the next date of hearing we'll press for them. तो व्यूवर्स, ये थे कुछ क्रिटिसिज्म और रिएक्शंस बाय द पीपल अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।